नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें अब तक आप लोगों ने सुना कि किंग गुस्से में हर्षवर्धन के लोगों पर अटैक करने को कह देता है और कोई भी सबूत पीछे छोड़ने से मना कर देता है। ये सब कुछ प्रिंस चार्ल्स की दी हुई लालच की वजह से था। किंग को लग रहा था कि अगर हर्षवर्धन ही जिंदा नहीं रहा और उसने सबको ये यकीन दिला दिया कि हर्षवर्धन पहले ही उसके साइड हो चुका था, तो वह हर्षवर्धन की पावर को अपने हाथ में ले लेगा और सभी लोगों पर राज करेगा। यही लालच उसे डुबाने वाली थी। उसके ऑर्डर पर उसके कई सारे गार्ड्स हर्षवर्धन के लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए। भले हर्षवर्धन के लोगों की संख्या कम थी, जहां किंग के लोगों की संख्या 5 गुनी थी, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन के किसी भी आदमी के चेहरे पर खौफ नहीं था, न ही अनाया के चेहरे पर खौफ था। वही प्रिंस चार्ल्स तो शैतानी चमक के साथ अनाया को देख रहा था, जैसे वह अपने शिकार को देख रहा हो। ये सारी उसी की साजिश थी। अभी कोई हर्षवर्धन तक पहुंचता है, उससे पहले ही अनाया की कड़क मगर शैतानी आवाज आई, नोबिता, सुजुका, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। अपने फुल पोटेंशियल को लगा दो। उसके बाद वह बाकी के गार्ड्स को देखते हुए बोली, हर्ष के खिलाफ घेरा बना लो, कोई भी उसके नजदीक नहीं आना चाहिए। उसके कमान देते ही रोबोट नोबिता और शिजुका किसी किलिंग मशीन की तरह रॉयल गार्ड्स पर टूट पड़े। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में दो मामूली दिखने वाले लोग इतने ज्यादा तेज हो सकते हैं या फिर इतनी खतरनाक हो सकते हैं। रॉयल फैमिली जो पहले घमंड दिखा रही थी और सोच रही थी कि अब वह जीत ही जाएगी क्योंकि उनकी मैनपावर ज्यादा थी, वह ये नजारा देखकर डर से कांपने लगी, क्योंकि रोबोट सुजुका और नोबिता दोनों ही निंजा तलवार अपने हाथ में लिए खूनी खेल खेल रहे थे। वह जो भी इंसान उनके नजदीक जाता उसे 2 हिस्से में काट देते। थोड़ी ही देर में पहले से एक हिस्से में लाशों का ढेर लगने लगा है, वह भी आधे अधूरे कटी हुई लाश, जिसमें किसी की गर्दन कटी हुई थी तो किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी की उंगली कटी हुई थी तो किसी का पेट फटा हुआ था, किसी के पैर आधा कटा हुआ था तो किसी के चेहरे पर बहुत बड़ा निशान था। जहां जहां से निंजा तलवार निकली वहां वहां से उस इंसान के शरीर के किसी हिस्से को काटती है। यह मंजर नजारा किसी के भी रूह दहला देने के लिए काफी था। रॉयल फैमिली के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई थी। ये खूनी खेल देखकर वो लोग भी हत्या करते थे, ले इतनी क्रूरता तो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। और उनके डर की वजह ये थी कि सिर्फ 2 लोगों ने ये कर दिया था, लेकिन उन्हें कौन बताए कि यह इंसान नहीं रोबोट है और उनका मुकाबला इंसान कभी नहीं कर सकते। बस बात सिर्फ इतनी थी। इतनी हाई टेक्नोलॉजी अभी तक मार्केट में आई नहीं थी। दूसरी ओर अनाया हर्षवर्धन के पास गई और आधे घंटे के बाद उसकी सारी गोल्डन नीडल को निकाल ली। अभी तक भी हर्षवर्धन को होश नहीं आया था। तभी अनाया ने हर्षवर्धन को बिठाया और अपनी 2 उंगलियों से उसके पेट से लेकर गर्दन तक प्रेशर पॉइंट के साथ ऊपर की ओर दबाया और फिर पीछे जाकर उसकी पीठ पर एक जोर की स्ट्राइक दी। ऐसा होते ही हर्षवर्धन के मुंह से खून निकल गया और वह जोर जोर से खांसने लगा। अनाया भी उसे शांत करवा रही थी और वापस उसके नब्ज चेक करने लगी, उसका तरीका काम किया या नहीं किया। वही हर्षवर्धन को होश में देखकर बाकी के लोगों को भी सुकून आया। एक बार चेक करने के बाद अनाया के चेहरे पर भी थोड़ी सी शांति नजर आने लगी। हालांकि वो पूरी तरह से जहर नहीं निकाल पाई थी, न ही वह पूरी तरह से ठीक हुआ था, लेकिन उसकी क्रिटिकल कंडीशन खत्म हो चुकी थी। ज्यादातर जहर वह बाहर निकाल चुकी थी। जो भी खून हर्षवर्धन ने बाहर निकाला था वह काले रंग का था और उसका पीला चेहरा भी पहले से काफी अच्छा हो चुका था। अनाया ने अपने बैग से कुछ दवाएं निकाली और हर्षवर्धन को देते हुए बोली, पहले इसे खा लो जान, बाद में हम बात करेंगे। उसके बाद उसने एक इंजेक्शन निकाला और हर्षवर्धन के हाथों पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में हर्षवर्धन ने अपनी ताकत वापस हासिल कर ली। हालांकि वह पहले जैसी कंडीशन में नहीं था, लेकिन वह अब रॉयल फैमिली से निपट सकता था। वैसे भी उसका इलाज डॉक्टर एना ने खुद किया था, तो असर तो होना ही था। अनाया जो अब तक स्ट्रेस लिए हुए वहां बैठी थी और कब से चिंतित नजरों से सारे सिचुएशन को हैंडल कर रही थी, वह अपनी आंखें बंद करके हर्षवर्धन के पास बैठ गई, जैसे उसको उसका सुकून मिल गया हो। हालांकि हर्षवर्धन अभी भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, वह पूरी तरह से काले कपड़ों के नीचे छुपी हुई थी। लेकिन हर्षवर्धन समझ गया था कि अनाया के लिए यह आसान नहीं था होगा। एक तो वह प्रेग्नेंट थी, ऊपर से इतनी क्रिटिकल सिचुएशन।
इतना ज्यादा प्रेशर, ऊपर से उसने उस पर एक्यूपंक्चर भी किया होगा, और इतना ज्यादा फोकस, जिस वजह से वह काफी थक चुकी होगी। ये सोचते ही हर्षवर्धन की अनाया के लिए दुख हुआ। वो अपनी बीवी को दर्द में नहीं देख सकता था, और ये दर्द तो हर्षवर्धन की वजह से उसे मिला था। अगर वह सावधान रहता और इन बेवकूफ रॉयल फैमिली को इज्जत देने के चक्कर में पैलेस नहीं आता, तो ये सब कुछ नहीं होता। ना ही अनाया इतनी स्ट्रेस में आती, ना ही उसकी ताकत खत्म होती, और ना ही उसे इतना ज्यादा डिप्रेशन हो और उसे इतना प्रेशर अपने ऊपर लेना पड़ता है। इसके बदले वह दोनों मियाँ बीवी अच्छा सा वक्त एक दूसरे के साथ बिता सकते थे, इन सभी परेशानियों से दूर। ये सोचते ही हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई। वह अपनी बीवी पर हल्की की खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। खास करके प्रेगनेंसी की वजह से वो अनाया का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रहा था। लेकिन पिछले 24 घंटे में अनाया ने बहुत कुछ फेस किया था, और इस चीज को हर्षवर्धन बदल नहीं सकता था। उसने अनाया के माथे पर किस किया और उसे धीमी आवाज में कहा, बीवी तुम अब रिलैक्स करो, यहाँ से मैं सब कुछ देख लूंगा। फिर वह वहां खड़े किंग की ओर देखकर अपनी कड़क आवाज में बोला, लगता है किंग सच में अपना सब कुछ इन सब में लगाना चाहते हैं, जो वह मेरे खिलाफ जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे मरवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। वही इस वक्त हर्षवर्धन बिल्कुल ही बदल चुका था। अपने शरीर की कमजोरी के बावजूद भी वह अंडरवर्ल्ड किंग के अवतार में आ चुका था। इस वक्त उसे देखने वाला कोई भी इंसान डर से कांप सकता था। अभी वह कुछ बोलता, तभी किंग का दूसरा बेटा चार्ल्स चिंतित आवाज में बोला, डैड एक मुसीबत आई है। सिटी में हमारे अलग अलग कंपनियों पर मिसेज रावत के लोगों ने हमला कर दिया है। यहाँ तक कि जो फौज हमारे पास आ रही थी, उन्हें भी रोक लिया गया है। अब आपको कुछ भी करके इन्हें रोकना ही होगा। मिस्टर रावत हमें कमजोर समझ रहे हैं। आपको इन्हें दिखाना होगा कि फ्रांस की रॉयल फैमिली इतनी भी कमजोर नहीं है। ये कहते हुए उसने गुस्से में और थोड़ी चालाकी भरी नजरों से हर्षवर्धन और उसकी टीम की ओर देखा। वही किंग को भी अब तक गुस्सा रहा था। उसने तुरंत गुस्से में चिल्लाकर कहा, सीक्रेट गार्ड्स को इन्फॉर्म करो, कोई भी यहाँ से आज जिंदा नहीं जाएगा। अब तक हर्षवर्धन को भी गुस्सा आ चुका था। वह तो पहले ही गुस्से की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। उसे सच में नहीं लगा था कि रॉयल पैलेस की मुलाकात उसके लिए इतनी मुसीबत लाएगी, और खास करके उसकी बीवी को भी इन सब में घसीट लेगी। हर्षवर्धन ने भी तुरंत पीछे खड़े हुए सेक्रेटरी रजत से कहा, तारांकन सभी को फाइट करने की आदेश दे दो। आज सच में लड़ाई आर पार की होगी। हर्षवर्धन के कहने का मतलब सेक्रेटरी रजत भी समझ गया। उसने तुरंत बाहर किसी को मैसेज कर दिया है। सिग्नल जामर टूट चुके थे। थोड़ी ही देर में बाहर लड़ाई की आवाज आने लगी। चारों ओर से फायरिंग हो रही थी। कुछ लोग अपने लातों और घुसों से लड़ रहे थे। उन सब की फाइटिंग स्किल कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। इस वजह से बाहर ऐसा नजारा दिख रहा था जैसे दो कुंग फू टीमों की फाइटिंग हो रही हो। उन सब की फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट थी। हर कोई अपनी तरह से लड़ रहा था। अभी भी हर्षवर्धन के लोग किंग के लोगों पर भारी पड़ रहे थे। यह नजारा ऊपर से किंग और हर्षवर्धन देख रहे थे। बड़ी सी कांच की खिड़की के जरिए एक बहुत बड़ी टीम अंदर भी आ गई, जो हर्षवर्धन के लोगों को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। तभी अनाया के फोन पर फ्रांस के प्रेसिडेंट का फोन आया। इतनी खराब सिचुएशन में फ्रांस के प्रेसिडेंट का फोन देखकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। वह समझ गई कि प्रेसिडेंट कोई फालतू चीजों के लिए फोन नहीं करेंगे। उसने तुरंत फोन उठा लिया। हर्षवर्धन को भी कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत फोन स्पीकर पर कर दिया है। सामने से फ्रांस के प्रेसिडेंट थोड़ी गुस्सैल आवाज में बोले, मिसेज रावत आपने तो साफ साफ कहा था कि फ्रांस के और इलाकों में आपकी लड़ाई की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो फिर आपके लोग दूसरे इलाकों के आम पब्लिक पर हमला क्यों कर रहे हैं? कई सारे इलाकों में बहुत ज्यादा फाइट शुरू हो चुकी है। वही ये सुनकर अनाया की आंखें कठोर हो गई और वह एकटक रॉयल फैमिली को देखते हुए बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट और आपको ये न्यूज़ किसने दी कि यह लड़ाई मैंने करवाई है और वहां पर मेरे ही लोग फाइट कर रहे हैं, वो भी आम पब्लिक पर हमला कर रहे हैं? ये सुनकर प्रेसिडेंट नाराज आवाज में बोले, इसमें न्यूज़ देने की कौन सी बात है? ये न्यूज़ थोड़ी देर पहले ही मेरा सेक्रेटरी मेरे पास लेकर आया है। इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने पूरी रिपोर्ट देखी है। ये सुनकर अनाया हंसते हुए बोली, तो मेरा मानिए सबसे पहले आप अपने सेक्रेटरी को ही बदल दीजिए, क्योंकि इस दोगले इंसान को आपको अपना सेक्रेटरी नहीं रखना चाहिए। ये सुनकर प्रेसिडेंट थोड़ा गुस्से में बोले, आप कहना क्या चाहती है? तो अनाया बिना इमोशन के बोली, क्योंकि जितने भी लोग मैंने इकट्ठा किए थे
वह सारे अभी रॉयल पैलेस को चारों ओर से घिरे खड़े हैं और मेरे और कोई भी लोग फ्रांस की किसी भी एरिया में नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है जो हमला हुआ है वह मेरे लोगों ने नहीं किया। और यह सुनकर प्रेसिडेंट समझ गया कि जरूर उसका सेक्रेटरी इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है। वह चिंतित आवाज में बोला, अगर यह आपके लोग नहीं है तो मुझे ये गलत न्यूज़ कैसे मिली? यहाँ तक कि मेरे सिक्योरिटी हेड ने भी यही कंफर्म किया है कि वह सारे आपके लोग हैं। ये सुनकर अनाया थोड़ी चिढ़ी हुई आवाज में बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप मुझे इतने बुद्धू तो नहीं लगे थे जब आप मेरे घर आए थे तब। सिंपल सी बात है, किसी ने साजिश रची है हर्षवर्धन और आपको एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए। उसने अपने लोगों को हुलिया बदलकर यह काम करने को कहा होगा ताकि आपको ऐसा लगे कि जो अटैक आम पब्लिक पर हो रहा है वह मेरे लोग कर रहे हैं। और वैसे भी अगर मेरे लोग हमला कर रहे होते तो फ्रांस की पब्लिक सिर्फ घायल नहीं होती, अब तक जान से चली जाती है। मुझे अपने पीछे सबूत छोड़ने की आदत नहीं है। वहीं अनाया का इतना घमंड भरा अंदाज देखकर फ्रांस के प्रेसिडेंट को बुरा नहीं लगा। वो तो ये सोच रहा था कि सच में मिसेज रावत के दिमाग का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कुछ ही बात सुनकर पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर लिया। फ्रांस के प्रेसिडेंट माफी मांगते हुए बोले, मुझे माफ कर दीजिएगा, हमने आपको गलत समझा। आप चिंता मत कीजिए, इस बात की तह तक मैं जाऊंगा और इन सब में जो छुपे हुए गुनहगार हैं मैं उसे भी बिल से बाहर निकाल लूंगा। ये सुनकर अनाया वापस प्रिंस चार्ल्स पर एक नज़र डालते हुए तीखी आवाज में बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर आप सब कुछ इन्वेस्टिगेट ही कर रहे हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमला कौन कौन सी जगह पर हुआ है और वह कौन से खास लोग हैं जो इस हमले में या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं? क्या अनाया असली गुनहगार को खोज पाएगी और क्या होगा कि वो लोग आपसे ही लड़ने लगे? आगे कौन सी साजिश खुलेगी उनके सामने? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।